जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो करंट अफेयर्स की जो अपनी ये सीरीज़ है, पिछले 10 महीनों से 10 महीने के करंट अफेयर्स को कवर करने की जो बात है, इसमें आपका अक्टूबर 2023 से लेके जो जून 2024 है उसे हम टॉपिक वाइज कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सूचकांक, इंडेक्स, रिपोर्ट यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने 17 सवाल देख लिए थे। टोटल 33 क्वेश्चंस हैं इस टॉपिक से जो हमें देखना है, इम्पोर्टेंट है। तो ये जो वीडियो है, दूसरा पार्ट है, इसमें आप 18वें सवाल से स्टार्ट होगा। तो जो भी लोग हैं जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग पिछले वीडियो को भी ज़रूर देख लीजिएगा। 17 सवाल वहाँ पर कवर हैं और अगले जो 16 सवाल इंपॉर्टेंट हैं वो इस वीडियो में आपको कवर होते हुए नजर आएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल ये है कि यूनाइटेड नेशन की वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 2024 रिपोर्ट के हिसाब से भारत की पीक पॉपुलेशन, जो सबसे अधिक जनसंख्या होगी, वो कितनी होगी। यानी संयुक्त राष्ट्र की विश्व जनसंख्या संभावना 2024 रिपोर्ट के अनुसार भारत की अधिकतम जनसंख्या कितनी होगी। 150 करोड़ यानी 1.5 बिलियन, 1.7 बिलियन, 1.8 बिलियन या फिर 200 करोड़ 2 बिलियन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 1.7 बिलियन, यानी कि 170 करोड़ 1.7 अरब। देखिए, भारत की जो संख्या जो इस समय आप देखेंगे वो कितनी है, लगभग 1.45 बिलियन के आसपास, यानी 145 करोड़ के आसपास जनसंख्या है। और ये उम्मीद है कि 2054 तक, 2054 तक ये 1.69 बिलियन हो जाएगा। अब बात ये है कि ये 2060 के दशक में अपने मैक्सिमम पर होगा, सबसे पीक पॉपुलेशन होगी, सबसे अधिकतम जनसंख्या होगी 170 करोड़ के आसपास। उसके बाद जनसंख्या में गिरावट दर्ज होगी और जो ये सदी का अंत होगा सन 2100, वहाँ पर हम लोगों को 12% तक की जनसंख्या में गिरावट नजर आएगी और 150 करोड़ के आसपास हमारे देश की जनसंख्या तब मौजूद रहेगी। अगला सवाल है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया एज पर द ग्लोबल पीस इंडेक्स रैंकिंग 2024। तो वैश्विक शांति सूचकांक रैंकिंग 2024 के अनुसार भारत का स्थान क्या है, 90, 101, 116 या फिर 122। तो भारत की जो रैंकिंग है वैश्विक शांति सूचकांक के हिसाब से वो है सी ऑप्शन, यानी कि 116। तो देखिए, भारत जो है वो पिछले साल की तुलना में लगभग 10 पोजीशन की उछाल किया है, यानी कि पिछले वर्ष की तुलना में 10 पायदान तक ऊपर चढ़ चुका है भारत, और अब 163 देशों में 116वें स्थान पर भारत खड़ा है। ये जो ग्लोबल पीस इंडेक्स है, इसको कौन पब्लिश करता है, इसको प्रकाशित कौन करता है, तो इसको प्रकाशित करता है इकोनॉमिक्स एंड पीस इंस्टीट्यूट। जो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस है, IEP, उसके द्वारा इसको पब्लिश किया जाता है, इसका प्रकाशन किया जाता है। इसके हिसाब से दुनिया का सबसे शांत देश अगर आप देखेंगे, जहाँ सबसे शांति है, शांतिपूर्ण देश देखेंगे, तो वो है आपका आइसलैंड। और जहाँ पर दुनिया की सबसे कम शांति मौजूद है इस सूचकांक के हिसाब से, उसका उत्तर हो जाएगा यमन। तो एक बार आइसलैंड और यमन को भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है, एज पर द रिसेंटली रिलीज्ड वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया अमंग 180 नेशंस। हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक के अनुसार 180 देशों में भारत का कौन सा स्थान है, 129, 139, 149 या फिर 159। तो भारत की जो रैंकिंग है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में, वो है डी, यानी 159, 159। तो देखिए, 2024 में भारत की 159वीं रैंक है। भारत की जो पिछले साल रैंकिंग थी 180 देशों में, वो थी 161। तो 161 से दो कहीं ना कहीं हम लोग पायदान ऊपर उठे हैं, थोड़ी सी रैंक इंप्रूव हुई है, कोई बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं देखने को मिला है। इस रैंकिंग में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो नॉर्वे जो है उसने टॉप किया है, यानी कि नॉर्वे की जो प्रेस है वो सबसे अधिक इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र है, निष्पक्ष है, इस मामले में आप बोल सकते हैं। तो ये इंडेक्स एक्चुअली जारी किया जाता है इस बात को देख के कि जो जर्नलिस्ट हैं, जो आपके यहाँ पत्रकार हैं, वो कितनी स्वतंत्रता से अपनी पत्रकारिता को जारी रख सकते हैं, इस बारे में ये सूचकांक अपनी रैंक देता है। तो देखिए, ये पोस्टर हैं, कभी कभी ये जो इस तरह के पोस्टर होते हैं, डायग्राम होते हैं, उनसे चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से याद रह जाती हैं। तो इसके हिसाब से लिखा हुआ है कि इंडिया रैंक्स 159, 159वीं रैंक है भारत के 180 देशों में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। और एक जो आपकी NGO टाइप की समझ लीजिए एक है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स,
उसी के द्वारा इसको प्रकाशित किया जाता है। ये बात याद रखिएगा। अगला सवाल है, ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज़ करती है, उसके हिसाब से भारत का दुनिया में क्या रैंक है? हाल ही में विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया गया वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक के अनुसार भारत का स्थान क्या है? 33, 43, 53 या 63? तो भारत की रैंक है 63 यानी कि 63। तो ये जो विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया गया है वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जो रिलीज़ किया गया है ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, उसके हिसाब से भारत का स्थान है 63 120 देशों में। और पिछले साल की तुलना में भारत ने 4 रैंक का इम्प्रूवमेंट दर्ज किया है। मतलब भारत पिछले वर्ष की तुलना में आप देखेंगे तो 4 रैंक बेहतर हुआ है। भारत का 4 रैंक का छलांग लगा है। तो पिछले साल जहां 67 रैंक थी हमारी, अब वो वहां पे हम खड़े हैं 63वें पे। स्वीडन ने इस इंडेक्स में टॉप किया है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है, विच सिटी सिक्योर्ड इट्स पोजीशन एज द वर्ल्ड्स मोस्ट लिवेबल सिटी फॉर थर्ड कॉन्जिक्यूटिव ईयर? यानी किस शहर ने लगातार तीसरे वर्ष दुनिया के सबसे रहने योग्य शहर के रूप में अपना स्थान हासिल किया है? आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, वियना, कोपेनहेगन, जूरिख और मेलबर्न। देखिए, वियना जो है वो ऑस्ट्रिया की राजधानी भी है और कोपेनहेगन जो है वो डेनमार्क की भी राजधानी है। बाकी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी नहीं है मेलबर्न, ठीक है, और स्विट्ज़रलैंड की भी राजधानी नहीं है जूरिक। तो स्विट्ज़रलैंड और ऑस्ट्रेलिया की क्या राजधानी है, एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। नॉर्मल चीज़ें हैं ये सब, लेकिन कभी कभी काम आ जाती हैं, तो ये चीज़ ज़रूर बताइएगा कि स्विट्ज़रलैंड की राजधानी क्या है। क्या स्टॉकहोम है, क्या बर्न है, क्या है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? सिडनी है, कैनबेरा है, क्या है? ठीक है, आप लोग जरूर बताइएगा। तो इस सवाल का जो सही आंसर है कि तीसरे वर्ष भी लगातार ये शहर जो दुनिया के सबसे रहने योग्य शहर के रूप में अपना स्थान, सर्वोच्च स्थान हासिल किया है, वो है वियना, ऑस्ट्रिया। और जो डायग्राम में आप लोग देख रहे हैं, यही वियना जो है, जो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है, यहाँ पर इनकी पार्लियामेंट बिल्डिंग है, उसी संसद भवन को आप देख रहे हैं डायग्राम में। तो इस डायग्राम से आपको ये याद रह जाएगा कि वियना इसका आंसर होगा। तो वियना को दुनिया का सबसे आप बोल सकते हैं कि नवीनतम आंकड़ों के अनुसार इसको सबसे बेहतरीन रहने के शहर रहने योग्य में एक रखा गया है। और ये जो रैंकिंग है, ये आपका ग्लोबल लिविबिलिटी इंडेक्स जो है, इसको कौन रिलीज़ करता है, पब्लिश करता है, इसका प्रकाशन कौन करता है? तो वो है EIU इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। इसके तहत दुनिया के 173 जो सबसे महत्वपूर्ण शहर हैं उनको लिया जाता है। उनके आंकड़े तैयार होते हैं कि उस शहर में कई सारे मापदंड होते हैं, उसके हिसाब से तय किया जाता है कि कौन सा शहर रहने के लिए सबसे बेहतरीन शहर है। उसमें आप देख सकते हैं कि 173 देशों में दिल्ली और मुंबई दोनों को संयुक्त रूप से एक ही रैंक दिया गया 141। तो जो हमारे देश के 2 सबसे बेहतरीन शहरों में से एक हैं, वो पूरी दुनिया में 141वें शहर में से एक है। तो इसीलिए अभी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करना बाकी है। तो ये देख रहे हैं आप, ये इंडेक्स है ग्लोबल लिविबिलिटी इंडेक्स, सिटी लिविबिलिटी इंडेक्स। और इसमें आप देख सकते हैं कि वियना जो है वो पहले स्थान पर है, दूसरे नंबर पे कोपेनहेगन है, तीसरे नंबर पे जूरिक है, चौथे नंबर पे मेलबर्न है। ठीक है, चलिए अगले आते हैं सवाल पर। What is the rank of India as per an artificial intelligence preparedness index released by International Monetary Fund? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रिपेरेडनेस इंडेक्स यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता तैयारी सूचकांक के अनुसार भारत का स्थान क्या है? 32 है, 57 है, 72 है या फिर 90 स्थान है? तो भारत का रैंक क्या है? C 72। देखिए, प्रत्येक देश की जो रेटिंग है वो 4 प्रमुख क्षेत्रों को देख के रखी जाती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जब भी हम बात करेंगे कि उनके यहाँ डिजिटल बुनियादी ढांचा क्या है, यानी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, मानव पूंजी कैसे हैं, ह्यूमन कैपिटल कैसे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कितने लोगों को आपने हायर किया हुआ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कितने लोग काम पे हैं, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, लेबर मार्केट की पॉलिसी क्या है, श्रम बाजार की नीति क्या है, और ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस इंडेक्स को तैयार किया जाता है। सिंगापुर इस इंडेक्स को टॉप किया है और भारत की क्या रैंक है? 72। अगला सवाल है कि व्हाट इज इंडियाज रैंक एज पर ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट रिलीज्ड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम? विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट के अनुसार भारत की रैंक क्या है?
109 है, 119 है, 129 है या फिर 139 है। तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट के हिसाब से भारत का स्थान है 129, यानी कि सी ऑप्शन। देखिए पिछले साल 2023 में जब ये आंकड़ों को जारी किया गया था तो 146 देशों में भारत का स्थान था 127 और इस समय कितना है 129। तो भारत 2 पायदान कहीं ना कहीं लुढ़का है पिछले साल की तुलना में। आइसलैंड जो है वो इस सूची में शीर्ष पर है। और अभी हम लोगों ने जब पीछे देखा था पीस इंडेक्स, तो जो शांति वाला सूचकांक हम लोगों ने देखा था, वैश्विक शांति सूचकांक ग्लोबल पीस इंडेक्स, उसमें भी आइसलैंड टॉप किया था। तो ऐसे चीज़ों को याद रखिए कि आइसलैंड ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में भी पहले स्थान पर है, यानी कि वहाँ पर आप देखेंगे तो जो मेल और फीमेल को मौका देने की बात है किसी देश में, उसमें आइसलैंड सबसे बेहतरीन देश है जहाँ पर कम गैप है तरक्की में, मौके में, चाहे वो मेल फीमेल दोनों की बात हो। और वहाँ पे शांति भी है क्योंकि सब मिलजुल के काम कर रहे हैं, ऐसे याद रख लीजिए। तो ये जो इंडेक्स तैयार किया जाता है इसमें प्रमुख 4 मापदंड होते हैं जिनको ध्यान में रख के इस सूचकांक को बनाया जाता है। इसमें एक होता है आर्थिक भागीदारी और अवसर जो आप प्रदान कर रहे हैं महिलाओं को भी, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी। उसके बाद उनके शिक्षा के क्या अवसर हैं, एजुकेशनल अटेनमेंट। उसके बाद उनके स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता के बारे में हम देखते हैं, हेल्थ एंड सर्वाइवल। और राजनीतिक रूप से वो सशक्तिकरण कितना हो रहा है, यानी कि पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। इसको आप, इन पॉइंट्स को आप मेंस में भी यूज़ कर सकते हैं। अगला सवाल है व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 रिलीज्ड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यानी विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या है? 19, 29, 39 या फिर 49? तो जो भारत का रैंक है वो है सी 39। देखिए ये इंडेक्स है, आप यहाँ पे डायग्राम भी देख सकते हैं, इंडियाज़ ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म रैंक। देखिए इसमें लिखा है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा इसको प्रकाशित किया गया है। और यहाँ पे भारत का स्थान आप देख सकते हैं 39वें नंबर पर है, 39th पोजीशन पर है। अब इसमें यूएसए ने टॉप किया है और इसके पहले भारत का जो 2021 में इस सूचकांक के हिसाब से रैंक था वो था 54वां, 54th। और दक्षिण एशिया में अगर आप देखेंगे, साउथ एशिया में, तो भारत को सर्वोच्च स्थान मिला है ट्रैवल एंड टूरिज्म को डेवलप करने के मामले में। अगला सवाल है विच इज़ द ओनली पोर्ट इन इंडिया टू मेड इट टू द टॉप 20 पोर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एज पर द कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स, जिसको रिलीज़ किया वर्ल्ड बैंक और S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस ने। यानी कि वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक और S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस ने एक इंडेक्स जारी किया है। किस बारे में जारी किया है कि जो कंटेनर पोर्ट हैं, जो हमारे देश में बंदरगाह है जहाँ पे बड़े बड़े कंटेनर, सामान, मालवाहक जहाज़ उतरते हैं, तो सभी इस तरीके के बंदरगाहों का एक एनालिसिस किया गया कि कौन बेहतर परफॉर्म कर रहा है, कहाँ पर बेहतर तरीके से सामान को रखा जा सकता है, इनके अपने मापदंड है। उसके हिसाब से कई सारे बंदरगाह जो हैं दुनिया के, उनकी रैंकिंग ली गई और जब उनको रैंकिंग प्रदान किया गया तो उसमें सवाल यही है कि उसके टॉप 20 में एकमात्र अपने देश से कोई एक बंदरगाह शामिल हो पाया है और बाकी जो हैं वो 20 के बाहर के रैंक के हैं, जो कि हम आगे देखेंगे। तो सवाल यही है कि ये 4 बंदरगाह आपके पास हैं और कौन सा ऐसा बंदरगाह है जो टॉप 20 में शामिल हुआ है। तो उसमें आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका विशाखापट्टनम पोर्ट, यानी कि विशाखापट्टनम बंदरगाह। तो देखिए 9 ऐसे भारतीय बंदरगाह हैं, 9 ऐसे इंडियन पोर्ट्स हैं जो कि इनके टॉप 100 कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स में शामिल हैं। और ये जो आप पोर्ट देख रहे हैं यही है आपका खूबसूरत सा विशाखापट्टनम पोर्ट। चलिए आगे सवाल देखते हैं। अभी हाल ही में जो रिलीज़ किया गया है इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024, इसको किसने रिलीज़ किया? याल सेंटर फॉर इन्वायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी एंड कोलंबिया सेंटर ने फॉर इंटरनेशनल अर्थ साइंस इंफॉर्मेशन नेटवर्क। इनके हिसाब से भारत की क्या रैंक है इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में? तो येल सेंटर फॉर इन्वायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी और कोलंबिया सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ साइंस इंफॉर्मेशन नेटवर्क द्वारा जारी किए गए पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, जिसको हम इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स बोलते हैं, इसके अनुसार भारत का स्थान क्या है? 150 है, 161 है, 176 है या फिर 180 है? तो भारत का स्थान क्या है? सी 176। देखिए इस इंडेक्स को जो टॉप किया है वो एस्टोनिया ने किया है। एस्टोनिया ने इसलिए इसको टॉप किया है क्योंकि जो ग्रीन हाउस गैस हैं,
ग्रीन हाउस गैस का जो इमिशन हो रहा है, जो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन हो रहा है, उसको काफ़ी हद तक, लगभग 60% तक 1990 के दशक की तुलना में कम किया है एस्टोनिया ने। अब चूंकि भारत का जो ग्रीन हाउस उत्सर्जन है वो काफ़ी हो रहा है इस समय, क्योंकि 2/3 से ज़्यादा, जो लगभग 2/3 या उससे थोड़ा सा अधिक आप मान लीजिए, जो बिजली की आपूर्ति में, जो बिजली का उत्पादन हो रहा है अपने देश में, उसमें कोयले का रोल है, क्योंकि हम विद्युत ताप संयंत्र यानी कि थर्मल पावर प्लांट का यूज़ कर रहे हैं। तो उसकी वजह से ग्रीन हाउस उत्सर्जन फ़िलहाल तो नहीं रुक रहे हैं। तो इसलिए भारत की जो रैंक है वो इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में काफ़ी पीछे है, 176वें स्थान पर है। एस्टोनिया इसमें टॉप किया हुआ है। ये लाइन ज़रूर याद रखिएगा कि भारत ने प्रतिबद्धता दिखाई है कि वो 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन यानी कि नेट जीरो इमिशंस को पा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया एज पर वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट रिलीज बाय यूनाइटेड नेशन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास द्वारा जारी विश्व निवेश रिपोर्ट के अनुसार भारत का स्थान क्या है? 5वें पे है, 15वें पे है, 20 पे है या 25 पे है? इसके हिसाब से हमें रैंक से ये पता चलता है कि टोटल जितने भी देशों में निवेश हुआ है, खासतौर पे एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो इसमें कौन से देश में सबसे अधिक एफडीआई हुआ है, कौन से देश में कम हुआ है, उसके हिसाब से ये रैंक को तैयार किया गया है। तो इसमें भारत का जो रैंक है वो है बी, यानी कि 15वां। तो भारत जो है वो वैश्विक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, जिसको हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, इस रैंकिंग में 7 स्थान गिरकर 15वें स्थान पर आ गया है, क्योंकि पिछले साल 2023 में हम ऊपर थे, 8वें स्थान पर थे, और 7 स्थान हम नीचे गिरे हैं, क्योंकि 2023 में प्रवाह जो था, जो फ्लो था, वो 43% तक घटा है, उसमें कटौती नज़र आई है और अब $28 बिलियन हो गया है। जहां देश में 2022 में $49 बिलियन का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई हमारे देश में इन्वेस्ट हुआ था, निवेश हुआ था, उसका फ्लो देखने को मिला था। अब हमारे देश में ये निवेश $49 बिलियन की जगह मात्र $28 बिलियन हुआ है, जिसमें लगभग 43% की गिरावट दर्ज की गई है। इसलिए हमारा रैंक 8वें स्थान से गिर के कहाँ पर आ गया है? 15वें स्थान पर आ गया है। इसको ध्यान रखिएगा। और कौन सा ऐसा देश है जहाँ सबसे अधिक एफडीआई मिला? वो है यूएसए। अगला सवाल है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया एज पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2024 विच हैज़ बिन रिलीज्ड रिसेंटली बाय यूनाइटेड नेशन। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी सतत विकास रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत का स्थान क्या है? 89, 109, 121 या फिर 122? तो इसमें जो भारत की रैंक है वो है आपकी बी ऑप्शन, 109। तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क, जिसको हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क, ये यूनाइटेड नेशन के अंतर्गत ये बॉडी है, इसमें भारत को 109वां स्थान मिला। और जो नॉर्डिक देश हैं उनका काफ़ी बेहतर अचीवमेंट था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को लेके, यानी सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्ति करने को लेके ये नॉर्डिक देशों का काफ़ी अच्छा रोल था। इसमें आप देखेंगे तो फिनलैंड ने पहला स्थान हासिल किया है, सेकंड रैंक स्वीडन ने हासिल किया है, तीसरा रैंक डेनमार्क ने किया है, और तब चौथा, पांचवा जर्मनी और फ्रांस है। टॉप 3 आपको लगभग पता होना चाहिए, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट सूचकांक है। अगला सवाल है, ये देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहला इंडेक्स है। विच अमंग द फॉलोइंग हैड रिलीज्ड इंडियाज फर्स्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडेक्स रिसेंटली। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन, विद्युत वाहन सूचकांक जारी किया है? इसमें आपके सामने 4 ऑप्शन है। एनएससी यानी जिसे हम बोलते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएसई यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, टाटा मोटर्स या फिर बजाज ऑटोमोबाइल्स। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। एनईसी इंडिसेस लिमिटेड जो कि सब्सिडरी है एनएससी की, इसकी सहायक कंपनी है, उसी ने इसे लॉन्च किया है। भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन इंडेक्स लॉन्च हुआ है, ठीक है। यह सूचकांक इलेक्ट्रिक वाहन ईवी, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इस इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र के व्यवसायों और नए जमाने के ऑटोमोटिव वाहनों और संबंधित प्रौद्योगिकी की उन्नति में लगे व्यवसायों के प्रदर्शन की निगरानी के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो यहाँ पर देखिए, ये है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है एनएससी, ये उसकी बिल्डिंग है, और यहाँ पर लिखा है कि भारत का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडेक्स लॉन्च हुआ है। तो डायग्राम से भी बहुत सारी चीज़ें याद रह जाती हैं। अगला सवाल है, अभी हाल ही में जारी हुए ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 रिपोर्ट के अनुसार भारत का दुनिया भर में जो सोलर पावर जनरेशन है, यानी कि
सौर ऊर्जा उत्पादन है, उस मामले में भारत दुनिया में किस स्थान पर खड़ा है? सौर ऊर्जा उत्पादन के मामले में। और ये रिपोर्ट किसने तैयार की है? ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू, यानी वैश्विक स्तर पे जो बिजलियाँ पैदा हो रही हैं सारे देशों में, उसको लेके हर साल एक रिव्यू किया जाता है, उसका एनालिसिस किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है। उसी के तहत ये डेटा आंकड़े देखे गए हैं। तो भारत का इसमें क्या स्थान है? पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है पूरी दुनिया में? तो भारत जो है अब वो तीसरे स्थान पर आ चुका है, यानी कि सी इसका सही आंसर है। देखिए, इसके पहले जापान था तीसरे स्थान पर, जब बात हो रही थी वैश्विक स्तर पे सौर ऊर्जा उत्पादन की, यानी ग्लोबल लेवल पे सोलर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की। तो भारत ने जापान को पीछे छोड़ते हुए अब तीसरा स्थान हासिल कर लिया है, यही बात यहाँ पर लिखी हुई है। जापान को पीछे छोड़ते हुए भारत सौर ऊर्जा के उत्पादन के मामले में तीसरे नंबर पर आ गया है। और 2015 में अगर आप देखेंगे तो सौर ऊर्जा उत्पादन के मामले में पूरी दुनिया में भारत जो है वो 9वें स्थान पर था। तो काफ़ी अच्छी छलांग भारत ने इस मामले में लगाई है। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत से ऊपर, देखिए, भारत जब भी तीसरे पे पहुंच जाए किसी भी इंडेक्स में, आमतौर पे जहां पे आपका बिजली उत्पादन हो, मिलिट्री की बात हो, कहीं भी हो, तो उसमें हमेशा शुरू के जो दो देश होंगे वो चाइना और यूएस ही आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे अधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन जो देखने को मिल रहा है दुनिया भर में, उसमें इस सूचकांक के हिसाब से पहले नंबर पे चाइना खड़ा है और दूसरे नंबर पे यूएसए खड़ा है। अगला सवाल है, दुनिया का पहला, ये जो अभी हाल ही में विश्व साइबर क्राइम अपराध सूचकांक तैयार किया गया है, यानी कि फर्स्ट एवर वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स जो तैयार हुआ है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहला साइबर क्राइम इंडेक्स है। इसमें भारत कहाँ खड़ा है? 5वें पे, 10वें पे, 15वें पे या 20वें पे? देखिए, रैंक तो इसमें भारत की है 10। और ये इंडेक्स है क्या, पहले हम मोटा मोटा समझ लेते हैं। देखिए, दुनिया भर में साइबर क्राइम हो रहा है, तो ये पता करने की कोशिश की गई कि कौन से देश से सबसे अधिक साइबर क्राइम करने वाले अपराधी हमें मिल सकते हैं जो साइबर क्राइम कर रहे हैं। इस मामले में 10 जो टॉप 10 देशों की एक रैंकिंग तैयार की गई है, उसमें पहले नंबर पे ये पाया गया कि रशिया में सबसे अधिक हमें हैकर्स टाइप के लोग बैठे हुए दिख रहे हैं जो कि साइबर क्राइम कर रहे हैं। और 10वें स्थान पर रखा गया है इसको, भारत को रखा गया है। ठीक है, तो इसलिए ये इंडेक्स इस तरीके से काम करता है। तो जिसकी जितनी बढ़िया रैंक होगी, इसमें जितनी ऊपर रैंक होगी, इसका मतलब कि उसके देश में सबसे अधिक साइबर क्राइम करने वाले लोग मिल रहे हैं, या फिर जहाँ भी दुनिया भर में साइबर क्राइम हो रहा है उसका जब हम सोर्स पता करने की कोशिश कर रहे हैं, कि जनक पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो साइबर क्राइम आखिर किस देश से निकला होगा, कहाँ से हो रहा होगा, तो उसमें 10वें स्थान पर भारत आता है नंबर ऑफ केस के मामले में। तो देश के तो इस नए सूचकांक के हिसाब से ये पता किया जाता है कि साइबर अपराध के खतरे कौन से देश से सबसे अधिक देखने को मिल रहे हैं। उसके हिसाब से इसे तैयार किया गया है, क्योंकि साइबर अपराधी भी वहीं मिलेंगे जहां से खतरा उपज रहा हो। तो रशिया इसमें पहले स्थान पर है, और उसके बाद आप देखेंगे रूस के बाद यूक्रेन और चीन, उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए चौथे स्थान पर है। तो पहले पे रशिया, दूसरे पे उसके बगल में यूक्रेन, तीसरे नंबर पे चाइना और चौथे नंबर पे यूएस, जहां इन चारों देश से सबसे अधिक साइबर क्राइम होता हुआ नज़र आ रहा है। तो साइबर क्राइम इंडेक्स में ये देखिए, ये है आपके सामने इंडेक्स। अब इस इंडेक्स को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें आपको नज़र आएगा भारत आपको नज़र आएगा 10वें पे, पहले पे रशिया, दूसरे पे यूक्रेन, तीसरे पे चाइना, चौथे पे यूएस। उसके बाद देखिए अचानक से ये नाइजीरिया, अफ्रीका देश, फिर रोमानिया, फिर उत्तर कोरिया, यूके, ब्रिटेन, ब्राज़ील और भारत। ये टॉप 10 देश हैं। आप कम से कम ऊपर के टॉप 4 भी याद रख लेते हैं तो बहुत बड़ी बात है। वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2024 के अनुसार कौन सा देश दुनिया का पहला ऐसा देश बना है जिसे $100 बिलियन से भी ज़्यादा का रेमिटेंस उपलब्ध हुआ है? विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2024 के अनुसार कौन सा देश आवक प्रेषण में $100 बिलियन से अधिक प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? रेमिटेंस वही है, जैसे मान लीजिए आपके घर से कोई बाहर गया, अच्छे जगह पे जॉब कर रहे हैं, चाहे वो खाड़ी देश में हो, मिडल ईस्ट में हो, सऊदी अरेबिया, यूएई, कहीं पे भी, या फिर मान लीजिए वो यूरोप में हो या यूएसए में हो या कनाडा में हो, और वहाँ से वो आपको कुछ भी पैसे भेज रहे हो, तो वो जो आपको पैसे मिल रहे हैं, वो प्रेषण जो आपको मिल रहा है वो रेमिटेंस हो जाएगा, सिंपल भाषा में अगर आप समझेंगे। तो इसमें कौन सा देश है जिसको पहली बार $100 बिलियन, $100 बिलियन से भी ज़्यादा रेमिटेंस मिला है? वो है भारत। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि भारत से सबसे अधिक लोग बाहर रह रहे हैं, चाहे वो बात है यूएई की तो सही, आपका 1/3 जो जनसंख्या है यूएई का,
वो भी भारतीयों से भरा हुआ है। तो वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा भारतीय आपको रहते हुए नज़र आएंगे। और बाकी यूएस से भी काफ़ी ठीक ठाक पैसा भारत लोग देते हैं अपने घरों में, और यूएई और खाड़ी देशों से भी ठीक ठाक पैसा भारत में मिलता ही है। तो उस हिसाब से 100 बिलियन डॉलर से ज़्यादा किसी देश को रेमिटेंस मिला है तो वो भारत है, और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। तो भारत को 2022 में प्रेषण के रूप में यानी रेमिटेंस के रूप में 111.22, देखिए ये याद रखना बहुत इजी है, 11 टू जा 22, 11 दूनी 22, एक और बढ़ा दीजिए तो 111.22 बिलियन डॉलर प्राप्त हुआ है। जबकि 2020 में उसे 83 बिलियन डॉलर मिला था। तो लगभग 20 बिलियन डॉलर का एक ठीक ठाक अंक बढ़ गया है। 1 बिलियन डॉलर में आपका आज की डेट में 8,000 करोड़ है, 8,500 करोड़ मान लीजिए। $1 83 84 85 रुपये चलता रहता है। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि 20 बिलियन डॉलर कितना हो जाएगा, लगभग 1,70,000 करोड़ हो जाएगा। तो 1,70,000 करोड़ रुपये और एक्स्ट्रा आया है बाहर से देश में अपने पिछले साल की तुलना में। मेक्सिको ने 2022 में 61 बिलियन डॉलर की आवक प्रेषण के साथ चीन को पछाड़कर दूसरा स्थान प्राप्त कर लिया है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ से। अब ये बहुत चीज़ क्लियर कर देता है। भारत तो पहला देश बन गया जिसको 100 बिलियन डॉलर से ज़्यादा रेमिटेंस मिल गया है। दूसरे नंबर पे मेक्सिको है 61 बिलियन डॉलर। उसके बाद चाइना है 51 बिलियन डॉलर। फिर चौथे पे आपको कहीं और दिख रहा है, हाँ फिलीपींस दिख रहा है। पाँचवें पे फ्रांस दिख रहा है। बस आप टॉप 3 याद रखिए, भारत पहले पे, मेक्सिको दूसरे पे और चाइना तीसरे पे, क्योंकि मेक्सिको ने चाइना को पछाड़ा है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मेक्सिको को ध्यान में रखा जाए। इस तरीके से अक्टूबर से लेके जून, जो कि आपका 9 महीना है, लगभग 9 महीने का हमने करंट अफेयर्स इंडेक्स और रिपोर्ट को कवर कर लिया है। ये 33 क्वेश्चंस हैं, लेकिन इनमें से भी बहुत सारे सवाल बन सकते हैं। डिटेल में इसको हम लोगों ने देख लिया। अब अगला जो हम देखेंगे टॉपिक पिछले 9 महीने के करंट अफेयर्स का, जो अक्टूबर से लेकर जून तक का, वो आपका होगा मिलिट्री एक्सरसाइजेस। उसके साथ हम अपॉइंटमेंट्स देखेंगे। तब हम नेशनल इंटरनेशनल जो करंट अफेयर्स हैं उसमें काफ़ी कुछ और आ जाएगा, रिपीट भी हो जाएगा, वो चीज़ें फिर हम अलग से देखेंगे। और बाकी जो अपना वीकली है जुलाई करंट अफेयर्स ये चल रहा है। बीच बीच में भी बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिस के क्वेश्चंस हम लोग करते रहेंगे, ताकि एग्ज़ाम से पहले इतनी बार आप देख लें, सुन लें कि इंपॉर्टेंट वाले सारे आपके याद हो जाएं। और बाकी अपना जो टॉप 25, टॉप 30, टॉप 40 इस तरह के जो सवाल हैं, जो सीरीज़ है वो बिल्कुल चलेगा, आगे आपको मिलेगा वीडियो उसके ऊपर। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छे से पढ़ते रहिए।